नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज जनहित में बात होगी वायु प्रदूषण की मार की। यूपी में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से रात के समय प्रदूषण में वृद्धि होने से हवा में जहरीले तत्व घुल रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है, जबकि नोएडा के सेक्टर 1 में यह 475 तक पहुंच गया है। अन्य प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है, जिससे वहां के निवासी भी स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गंभीर प्रदूषण के मुख्य कारणों में धूल के कण, वाहनों का धुआं और खेतों में पराली जलाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि वह श्वसन तंत्र में गहरे तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे अस्थमा, दिल की बीमारियों और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है और यदि बाहर जाना पड़े तो मास्क पहनने की चेतावनी दी है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही उपाय की आवश्यकता है, ताकि लोगों की सेहत को बचाया जा सके और इस गंभीर स्थिति से निपटा जा सके। यूपी के पूर्व DGME VN त्रिपाठी से हमारे संवाददाता ने बात की, तब उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रदूषण में बच्चों के लिए, एक बार वो सुन लेते हैं। दिल्ली, NCR और कानपुर मंडल में इस वक्त लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण किस तरह की बीमारियां हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए आज के न्यूज के साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VN त्रिपाठी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और बच्चों और बड़ों में किस तरह की बीमारियां हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से करीब 15-20 दिन से बराबर चल रहा है और ये बहुत ही मतलब गंभीरतम स्थिति कह सकते हैं। खासकर NCR, उसमें हमारे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा और ये पंजाब का भी हिस्सा आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है हमारे यंग बच्चों, जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं, इसमें जो महिलाएं हैं, खासकर जो बड़ी एज के जो व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारे वृद्धजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या किसी पूर्व बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, जैसे कि अस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या गर्भवती माताएं। तो ये 3 जो ग्रुप हैं, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे, हमारे बड़े जो वृद्ध हैं, इसके अलावा जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, इन पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। यहाँ तक गर्भस्थ शिशु जो गर्भ में पल रहा हमारी गर्भवती माताओं बहनों का है, उस पे प्रदूषण का असर, वायु प्रदूषण का है। उसके कारण उनके जो गर्भस्थ शिशु है उसका वजन कम हो जाता है, कभी कभी अबॉर्शन हो जाता है, उसमें जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, और जब ये जन्म लेकर के जब ये इस दुनिया में आते हैं तो उनके फेफड़ों का विकास भी अफेक्ट होता है। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बचने के लिए? जी बिल्कुल। एक तो ये है, सावधानियां हम बांट सकते हैं व्यक्तिगत लेवल पे, समाज के लेवल पे, फिर इसके बाद सरकारों के लेवल पे। जो व्यक्तिगत परेशानी खुद ही बचना है तो उसमें ये है कि हमारे खास तौर से इस समय जब बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और मुझे तो बता कि कानपुर में 200-250 से ऊपर है, दिल्ली में तो 400-500 तक पहुंच गया है। सुबह के समय, जिस समय धुंध रहती है, स्मॉग होता है, घर के बाहर ना निकलें, घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और अंदर ही रहें, और बाहर जब निकलें किसी आवश्यक काम से तो कृपा करके N95 मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि हवा जो हमारी फिल्टर होके जाए और जो हमारे CO के और तरह तरह के जो हमारे पार्टिकल हैं वो हमारे अंदर ना जाएं। दूसरा, बच्चों को और वृद्धों को और सीनियर लोगों को, गर्भवती माताओं को कतई ये हिदायत है कि वो खासकर सुबह के वक्त 10-11 बजे तक, जब तक धूप प्रॉपर ना निकले, घर के बाहर ना जाएं। आपने सुना कि प्रदूषण की स्थिति भयावह होने के कारण इसका सीधा सा असर छोटे बच्चों, 5 साल से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग सुबह बाहर निकले मास्क लगा के निकले, इसके साथ ही अन्य सावधानियां भी बरतें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और अब मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रदूषण को बढ़ते हुए देखते हुए, वो सुन लेते हैं। जैसा कि
पूरे एनसीआर और कानपुर मंडल में प्रदूषण की स्थिति भयावह है और जब तापमान गिरते हैं तो तापमान गिरने के साथ ही जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे धरातल पर आ जाती हैं और उन पे धूल के कण और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो जम जाती हैं और इसके बाद एक इन्वर्जन जोन बन जाता है। होता क्या है, जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर गिरते हैं, लेकिन 600-700 फीट के ऊपर एक इन्वर्जन जोन बन जाता है जहाँ पे हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ठंडी के बाद गर्म हो जाती हैं और जब ये हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, ऊपर एक कटोरा ऐसा बन जाता है, छाता बन जाता है जो प्रदूषण को एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाने देता है। ये स्थितियां अभी लगातार एनसीआर और कानपुर उत्तर प्रदेश तक चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं की जब गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे अगर होगी और ये हवाएं थोड़ी शुष्क होंगी तो प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। एक बार प्रदूषण ने कितना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, आगरा की तस्वीरें एक बार देखिए आप कि ताजमहल जिसका दीदार करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, उसकी वो कहाँ पर अपने आप को स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रदूषण ने ये मार मारी है कि अब ताजमहल का दीदार भी धुंधला हो रहा है। इसको लेकर सीएमओ ने क्या कुछ कहा आगरा, वो भी सुन लेते हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है और ठंड होने की वजह से जो हमारा स्मॉग है, जिसे धुआं विशेष रूप से सुबह और शाम नीचे रहता है, पर्यटन इंडस्ट्री होने का, पर्यटन स्थल होने के कारण और एनजीटी की विशेष चूँकि यहाँ पे नियम लागू है, उस पर प्रदूषण हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि सुबह और शाम विशेष रूप से वृद्ध और छोटे बच्चे बिना मास्क के बाहर निकले, अत्यंत आवश्यक होगा तभी निकले, जिससे कोई इन्फेक्शन या कोई चेस्ट फेफड़े का संक्रमण ना होने पाए। साथ में बाकी सभी लोग से ये अनुरोध होगा कि प्रदूषण न होने पाए इसके लिए पूरा प्रयास करें। जहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ तक कि पराली के जलाने और अन्य चीज़ों के विशेष रूप से प्रशासन द्वारा एक सक्रिय प्रयास किया गया है और उसमें काफ़ी हद तक रोक लगाई जा चुकी है, परंतु अभी वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा। वाहन का प्रयोग जितना आवश्यक हो उतना किया जाए तो ज़्यादा उचित है। बैटरी चालित उपकरण वाहन भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। प्रयास यही होना चाहिए कि प्रदूषण को बचाए रखें, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो। तीनों प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और आमजन को इसमें सतर्क रहना। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। सारिका गुप्ता है संवाददाता कानपुर, आयुष शर्मा है मेरठ से, अजय चौहान आगरा, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हैं, देवानंद वर्मा है संवाददाता गाजियाबाद, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हैं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर एस एन पांडे हैं मौसम वैज्ञानिक। लेकिन सबसे पहले सारिका का रुख करेंगे। सारिका, अगर बात की जाए कानपुर की तो यहाँ पर भी अब जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। सारिका, सारिका की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हम अजय चौहान के पास चलेंगे। अजय, अगर बात की जाए आगरा की तो यहाँ पर तो स्थिति बड़ी विकराल नज़र आ रही है प्रदूषण की, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है और जिस तरीके से ताजमहल जो कि एक मुख्य बिंदु है आगरा का, वहाँ पर लोगों को दीदार जब नहीं देखने को होगा ताजमहल का तो पर्यटकों के एक तो आर्थिक नुकसान भी है, दूसरा पर्यटक भी नहीं आएंगे और ये वहाँ के लोगों के लिए तो सांस में जहर तो घुल ही रहा है। अजेंद्र, देखिए विशाल, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से पूरे देश भर में जो प्रदूषण का जो कहर है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। AQI सभी जगह पर ज्यादा है और आगरा की बात कर लें तो महानगर है, हजारों की संख्या में गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है। मुख्य रूप से ताजमहल है, विश्व धरोहर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं, देशी विदेशी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रदूषण के बढ़ते यहाँ पर उन सैलानियों को एक मायूसी उनके ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पर्यटक अर्ली मॉर्निंग आते हैं या देर शाम को हो जाते हैं तो उनको धुंधला यहाँ पर
ताजमहल दिखाई देता है, क्योंकि स्मॉग है, साथ ही साथ जो धूल के जो कण हैं वो इतने छोटे हैं कि इस स्मॉग के अंदर आ रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर तस्वीर हमने दिखाई है कि ताजमहल बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पर ताजमहल साफ दिखाई नहीं देता है। और प्रदूषण की बात करें तो विशाल, यहाँ पर तमाम जो ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर आधे आधे घंटे, 15-15 मिनट और 1-1 घंटे का जाम रहता है। और आपने भी देखा होगा कि अगर हम किसी भी जगह पर जाम में अगर फंस जाते हैं और हम या तो बाइक पर होते हैं या ऑटो में होते हैं या रिक्शे में होते हैं, तो सांस लेना दुभर हो जाता है, सांस लेना बहुत मुश्किल है, और वो सांस भी बहुत जहरीली होती है। आगरा के सीएमओ ने एडवाइजरी जारी की है, और जो स्थानीय निवासी हैं, जो नागरिक हैं आगरा के, उनसे उन्होंने अपील भी की है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह के समय और शाम के समय ना निकलने दें, और अगर निकलें भी जरूरी काम से तो मास्क का प्रयोग करें। हालांकि मास्क का प्रयोग हमेशा ही फायदेमंद रहता है। अगर देखा जाए, हम आगरा की बात कर लें तो यहाँ पर ताजमहल पर जितने भी विदेशी नागरिक आते हैं विशाल, वो अधिकतर मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझदारी की जरूरत है। दूसरी ओर यहाँ पर जो जाम है, उस जाम को से निपटने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो जाम लगता है वो इस तरीके का जाम होता है विशाल कि घंटों यहाँ पर लाइन लगती है, तमाम ऐसी जगह हैं। दूसरी ओर प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो नगर निगम है वो भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस जगह अलग अलग देखा जा रहा है, चाहे आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल बारिश की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, धूल के कण ना उठे। तो सभी लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा, अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। प्रशासन एक और कोशिश कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको अपने आप को खुद बचाना होगा, जिससे कि इस प्रदूषण से बचा जा सके। विशाल, बिल्कुल, अब देखना होगा ना कि किस तरीके से जो ये कृत्रिम बारिश हो रही है या छिड़काव हो रहा है, ये कितना असरदार होता है, कितने जल्दी हम लोग इस पर काबू पाते हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, पिछली बार भी जब हम पोल्यूशन पे बात कर रहे थे तो एक बड़ी बात यह है कि हम खुद भी नहीं मान रहे हैं। हम ज़रूर ये चलिए ठीक है कि हम बात कर रहे हैं कि वाहन बहुत चल रहे हैं, चला हम ही रहे हैं, गंदगी हम फैला रहे हैं। जब एक बार कहीं एडवाइजरी आ गई कि भाई 2 घंटे से ज़्यादा आप पटाखों को नहीं, फायरवर्क मत करिए, लेकिन हम लोग कूड़ा अभी भी जला रहे हैं, हम पराली अभी भी जला रहे हैं। वो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उससे हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट अभी मैंने जस्ट चेक करी कि दिल्ली यूपी में 5 साल लोगों की उम्र घटती जा रही है इस प्रदूषण से। तो ये भी तो एक दिक्कत है, जब हम ही नहीं रहेंगे या लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे ना आप फायरवर्क कर सकते हो और ना आप जो करना चाह रहे हो जीवन में वो कर सकते हो। तो हम लोग खुद भी शायद इसमें दोषी हैं जितना और लोग हैं। बिल्कुल, देखिए विशाल, आप सही कह रहे हैं कि हम खुद भी इसमें दोषी है, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसमें ऊपर चढ़कर सहयोग करना पड़ेगा उन समस्याओं को खत्म करने के लिए। इसके साथ साथ जो अधिकारी है वो भी अब अलर्ट हो गए। देखिए न्यूज लगातार प्रदूषण की समस्या जनित में हम लगातार बात कर रहे हैं प्रदूषण की समस्या की, और तो अधिकारी है उन्होंने भी खबर का संज्ञान लिया है। बाकायदा मेरठ नगर निगम अब हरकत में आ गया है और सड़कों पर निकल चुकी है। तमाम जो मशीनें हैं, छिड़काव करने वाली की बात हो या अन्य जो मशीनें हैं, वो लगातार सड़कों पर है। सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो धूल के कण है, सड़कों पर जो धूल का जो भरमार है, जो भंडार लगा रहता है, उसको भी अब वहां से हटाया जा रहा है। और लगातार जो छिड़काव है वो पेड़ पौधों पर भी किया जा रहा है। जो सड़क के डिवाइडरों में जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उस पर भी लगातार छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही सड़कों पर भी छिड़काव कर वहां की जो सफाई है वो की जा रही है ताकि जो धूल है वो ना उड़ सके और जो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। इसको देखते हुए मेरठ की जो डीएम है उन्होंने स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है। लगभग पिछले 4 दिन हो गए स्कूल जो है वो मेरठ के बंद है। स्कूल में अब बच्चे नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन माध्यम से उनकी जो पढ़ाई है वो फिलहाल चलाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो निर्माण सामग्री बेचने वालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए था या निर्माण करने वालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, फाइलों में तो लग चुका है। लेकिन जो धरातल की बात करें, गाँव जेरों की बात करें, तो वहाँ अभी कार्रवाई होनी बाकी है। वहाँ पर जो तमाम अधिकारी है वो अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल जो फाइलों में कार्रवाई है वो बेशक शुरू कर दी गई है, लेकिन जो धरातल पर ग्राउंड पे काम करना चाहिए। अधिकारियों को इस प्रदूषण की मार से आम जनता को बचाने के लिए वहां तक अभी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो कोल्हू है जिनसे धुआं निकलता है उन पर भी अभी कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। हालांकि कुछ कोल्हू संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं कि वो पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें, केवल
जो गन्ने की खोई होती है उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो उनका काम भी चलता रहे और प्रदूषण भी जो अधिक है वो ना फैले। इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो बेशक प्रदूषण विभाग अभी को नहीं, जारी एडवाइजरी तो जारी हो गई, और पालन हमें आपको ही करना है। चलिए बने रहिए हमारे साथ देवानंद वर्मा भी हैं। देवानंद, गाजियाबाद के क्या हालात है? अभी मैं एक्यूआई चेक कर रहा था, लगभग 300 के करीब है। जी विशाल, गाजियाबाद का एक्यूआई लेवल जो है आपने सही कहा 300 के लगभग है। लेकिन स्थिति अभी भी जो है यहाँ की नाजुक देखी जा रही है। अगर हम बात करें स्कूलों की और बात करें वायु प्रदूषण में कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो अभी स्कूलों की बात करें तो कल ही जो है कुछ स्कूलों ने जो है मैसेज ड्रॉप किया था अपने मतलब गार्जियंस के पास में कि भाई कल से जो है स्कूल आपके खुलने वाले हैं और एग्जाम जो है दोबारा से आपको डेट शीट भेज रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो है दोबारा से एक मैसेज फ्लैश हुआ लोगों के व्हाट्सएप पे कि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, अभी एग्जाम नहीं होंगे जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते हैं, अग्रिम आदेश नहीं आ जाते हैं, जब तक जो है स्कूल ओपन नहीं होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जाए, तो इसमें जो है आम जनता का भी जो है पूरा सहयोग होना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को किसी भी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि किसी को परवाह नहीं है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के चलें। जबकि यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अपील करी है लोगों से कि भाई बाहर अगर आप जा रहे हो तो मास्क का प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसकी उम्र जो है 60 है या 60 से ऊपर है तो उन्हें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है, और अगर 10 साल से नीचे का बच्चा है तो उसे बाहर न भेजा जाए, और पानी का जो है ज्यादा आप उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको इससे बचना है, प्रदूषण से बचना है, तो पानी को ज्यादा से ज्यादा पिया जाए, क्योंकि पानी से ही जो है इसकी रोकथाम हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ की नगर निगम की गाजियाबाद में क्या व्यवस्था बनाई गई है, तो अभी देखा जाए तो बिल्कुल लापरवाही देखी जा रही है। एक दो बार जो है पौधों में पानी डाला जा रहा है सड़कों पे, उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके के इंतजाम नहीं है। जी विशाल। बिल्कुल, सारिका जुड़ी हुई हैं। सारिका, आपको आवाज़ आ रही है? जी विशाल, आप अपना प्रश्न करें। बिल्कुल। सारिका, कानपुर की क्या स्थिति है? क्योंकि कानपुर में बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, मेट्रो की हम बात करें, कई ओवरब्रिज भी बन रहे हैं, बात चल रही है, रोडों की स्थिति क्या है, और पोल्यूशन की स्थिति तो आपके पीछे मैं धुंध देख के समझ रहा हूँ कि इस वक्त तक ना वहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है, लेकिन धुंध बता रही है कि प्रदूषण का लेवल क्या है। सारिका, इस वक्त अगर मैं बात करूं कानपुर शहर की, तो कानपुर शहर की जो आबो हवा है वो दिन पे दिन जहरीली होती जा रही है। AIQ की बातचीत करी जाए तो 100 का आंकड़ा लगातार जो है पार हो रहा है, और इस वक्त हम एक प्रतिष्ठित चौराहे पर खड़े हैं जहां पर आपको दिखा दें ये डॉल्फिन चौराहा है। और बता दें जो आप डॉल्फिन देख रहे हैं वैसे तो ये व्हाइट कलर की है, लेकिन जो प्रदूषण है उसके कारण ये काली हो चुकी है। ये हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये व्हाइट डॉल्फिन अब ब्लैक हो चुकी है। बाकायदे यहाँ पे चारों तरफ वाहन चल रहे हैं, वाहनों से कितना धुआं निकलता है और उससे प्रदूषण जो है लगातार जो है दूषित होता जा रहा है। आसपास जो पेड़ है उनको भी आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से इस पेड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो गंदगी है, जो पोल्यूशन है, उसकी परत जो है पेड़ों पर जमी हुई है, जिसके कारण पेड़ जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी इस स्थिति को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है समस्याओं के कारण। और के जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। सुबह का समय जो होता है कहीं ना कहीं घरों में रहते हैं के साथ जो पोल्यूशन जो परत है वो दिखाई देती है कानपुर शहर में। जिस दिन मतदान था उस दिन भी पूरा दिन यहाँ पर जो धुंध है, जो परत है वो रही है पूरा दिन, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है। अब जो लोग हैं, जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है, मरीजों का जो अंबार है वो भी अस्पतालों पर उमड़ पड़ा है। जो हार्ट के मरीज हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन अगर बातचीत करी जाए कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी पर काबू पाने के लिए नगर निगम भी जाग गया है। और नगर निगम ने जितनी अपनी एयर गन थी
कि उनके वाहनों को चलाना शुरू कर दिया गया है। सड़क पर फॉगिंग करी जा रही है। जो पेड़ हैं, जितने पार्क हैं, उनको खोल दिया गया है। वहां पर जो कर्मचारी हैं वो बाकायदे जाते हैं, पेड़ों की धुलाई करते हैं और उसके साथ साथ जहां कूड़ा जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और अगर ऐसा पाया जाता है तो नगर आयुक्त खुद उस पर कड़ा एक्शन करते हैं। महापौर भी सड़कों पर निकल रही हैं। पोल्यूशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यही वजह है कि आज जो है वो 120 का IQ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि कानपुर शहर की आबो हवा दिल्ली तक पहुंचने, दिल्ली की जैसी होने पर थोड़ा कहीं ना कहीं विलंब नहीं होगा, जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज भी लोग जो है भरपूर गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं लगातार। जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, पानी की अगर बातचीत करी जाए तो जल में भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो नालियां हैं, गंदे नाले हैं, वो आज भी गंगा में गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट प्लांट है पानी को साफ करने वाले वो थोड़े से ध्वस्त पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को आज भी गंदे पानी का पीने का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हवा की बातचीत करें जाए तो हवा में भी पूरी तरीके से जो वाहन है वो जहर घोल रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों का जो खान पान है और जो एयर में पोल्यूशन है उसके द्वारा बिल्कुल सारिका, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़ती जा रही हैं। अब जरा मैं नोएडा से अशोक द्विवेदी का रुख कर लेता हूँ। अशोक, नोएडा की क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नोएडा के जो स्थिति है वो गिरावट तो आई है, लेकिन अभी देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी से आपको जैसे धुंध के जैसे कोहरा के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन कोहरा नहीं कहेंगे, पोल्यूशन है, जिसको लेकर के यहाँ का जो शासन है वो अलर्ट मोड पर है। शासन ने आज मौसम विभाग के द्वारा एक IT कंपनी और एक बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी भारी जुर्माना भी लगाया है, करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसको लेकर शासन तो अगर देखा जाए तो धरातल पर आ चुका है और काफी मेहनत कर रहा है कि पोल्यूशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। वहीं क्या नाम से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जगह जगह पे जो जैसे पराली जलाई जा रही थी या कोई कूड़ा जलाया जा रहा था उस पर भी जुर्माना लगा रहा है। शासन प्रशासन तो बिल्कुल पूरी तरह से आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विशाल मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटलों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। जो पोल्यूशन को लेकर के बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर के हॉस्पिटल में तांता लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी पोल्यूशन पे पूरी तरह से यहाँ प्रशासन ने रोक नहीं लगा पाया है, लेकिन प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद पोल्यूशन में गिरावट है। बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। जरा हम डॉक्टर VN त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सर, आपके पास तो बच्चों की अगर हम बात करें ना, बच्चों और बुजुर्ग के लिए बहुत हर बार ये कहा जाता है बड़ा ये कठिन समय होता है जब प्रदूषण और तमाम चीज़ें, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी राजू से सवाल किया, वही सवाल मेरा आपसे भी, हम ही लोग हैं। जब आप कह रहे हैं N95, मैं स्वयं को भी बात करूँ ना, जैसे आपने कहा कि जब आप बाहर निकले, यहाँ जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं ये भी बाहर निकलते हैं, चलिए तो गंभीर हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, तो ये मास्क या रुमाल से ही अपना मुंह को कवर कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो बात को नहीं मान रहे हैं। अगर N95 मास्क भूल गए, अभी 2 साल तक वो बिल्कुल संजीवनी बना था, अब अगर दिक्कत आई है तो सब हम लोगों ने बैग बंद करके रख दिया। सैनिटाइज़र था, तमाम चीज़ें थी, वो सब चीज़ें चली गई, जैसे होता है एक दौर आया और ख़त्म हो गया। विशाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें याद है कानपुर में पहले इतनी नहीं होती थी, NCR दिल्ली में होती थी, और आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं, मैं आपको बच्चों में, किशोरों में एस्थमा है, बड़ों में COPD है, डायबिटीज बढ़ रही है। डायबिटीज का जो शुगर बढ़ रही है, वो भी हार्ट डिजीज 30% जो केसेस बढ़े हैं हमारे हृदय रोग संस्थान कानपुर में, और फेफड़ों का जो है COPD है, यानी एस्थमा और बर्सिन। इसके अलावा जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा विशाल जी, वो है कैंसर। जो कैंसर है वो भी एक बहुत वो है। तो चलो VN त्रिपाठी जी, VN त्रिपाठी के पास फिर से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, सीधे रुक करते हैं VN त्रिपाठी जी। सर, अपनी बात को पूरा कर लें आप। तो बात ये हो रही थी, अब मैं अपने दर्शकों को एक खास चीज बता दूं कि वायु प्रदूषण में क्या चीज होती है जो हमें परेशान करती है। इसमें बहुत से फिजिकल हैं, जैसे कि ये गैसेस हैं, लेड है, केमिकल्स हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, पराग है, कुछ वायरस भी हैं।
और धुंध के साथ मिलकर के ये वो बना लेते हैं। तो ये हमारे जो केमिकल हैं, हमारे जो ये रसायन है, लेड भी है। विशाल जी मैं आप बताऊं, जी। छोटे बच्चों के जिनका ब्रेन ग्रोथ हो रहा होता है, और ये गाड़ियों के, डीजल गाड़ियों के धुएं में लेड पाया जाता है, और लेड के महीन पार्टिकल वातावरण में छा जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा नुकसान है कि ग्रोइंग ब्रेन, छोटे बच्चों का मस्तिष्क बढ़ रहा होता है, शुरू के 3-4 साल तक ही बढ़ता है, इसके बाद बढ़ता नहीं है। अगर ये इसका जो लेड है, जो हमारे वायु प्रदूषण जो गाड़ियों से आता है, सल्फर जो आज की डीजल की गाड़ियां हैं, तो वो हमारे ग्रोइंग ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, उसकी मेंटल की पूरी 100% कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्किन का कैंसर हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे। इसके बाद एस्थमा, दमा, हार्ट डिजीज से लेकर के गुर्दे तक की बीमारियां हमारी बढ़ रही हैं। हमारे हृदय रोग संस्थान कानपुर में करीब 30% रोगी हृदय रोग के बढ़ गए। हमारे पास हर दूसरा बच्चा इस समय निमोनिया, सर्दी और ब्रोंकाइटिस का आ रहा है। तो एक तरह से कहते हैं प्रदूषण हमारे छोटे बच्चे जो 5-6 साल तक के हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, और गर्भवती माताएं, या जो ऑलरेडी हृदय रोग, फेफड़े की बीमारियां, डायबिटीज, किडनी इत्यादि से पीड़ित हैं, उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों को चाहिए वो घर में रहें, अपने घर में खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, बाहर ना निकले, या N95 मास्क लगा के बहुत ही कम निकले। छोटे बच्चों को कतई ना ले जाएं, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर आ गए, हैपा फिल्टर्स आ गए हैं, दोज हू कैन अफोर्ड वो इसको यूज कर सकते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे प्रोटेक्शन, फिर समाज क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, लेकिन हमें आगे आना पड़ेगा। व्यक्तिगत हमें इसको कम करने के लिए सोचना पड़ेगा, सरकार अपना सोची और समाज अपना सोचा। जी, इवन गर्भस्थ शिशु, विशाल जी आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को, गर्भस्थ शिशु को भी इफेक्ट हो रहा है, यानी एबॉर्शन हो रहा है, कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा, उनको जन्मजात हृदय रोग की संभावना बढ़ रही है। यानी कि गर्भस्थ शिशु भी इस बढ़ते वायु प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर में है 300-400, उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। ये बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही कठिन समय है। जी बिल्कुल, मैं SN पांडे का रुख करूंगा, मौसम वैज्ञानिक हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात ये जिम्मेदारी फिर सबकी बढ़ जाती है, हमारी, आपकी, सबकी, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बढ़ हर जगह रहा है। अब कोई कह दे, अभी पिछली बार में मुझे एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़े थे, तो उन्होंने एक बात कही कि लाहौर में 2000 है AQI, उस हिसाब से तो भारत में कम है, लेकिन अब लाहौर में 500 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, तो इस चीज़ को हम दें कि 100 रुपये का टमाटर नहीं ले लेंगे। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। और सबसे ज़्यादा जैसे बताया अभी वीएन त्रिपाठी जी ने, जो अनबॉर्न बच्चे हैं उनके साथ भी तो ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है आगे के लिए। SN पांडे जी। जी देखिए, जो हमारे बहुत व्हीकल हैं, ये सारी जो भी चीजें हैं निश्चित रूप से ज्यादा हैं। तो हवाएं ठंडी होकर नीचे जो हमारा जमीनी स्तर होता है वहां पर आ जाती हैं, और जब ये ठंडी हवाएं होकर नीचे आ जाती हैं, उसमें इस समय एक और चीज होती है, एक तकनीकी पॉइंट है कि एक इन्वर्जन जोन बन जाता है। हम जब ऊपर जाते हैं, जैसे आप पहाड़ों पर जाते होंगे, तो तापमान धीमे धीमे गिरता है, लेकिन अब इस समय ये हो रहा है कि 600 से 800 फीट के ऊपर होता क्या है, एक इन्वर्जन जोन बन जाता है। जब इन्वर्जन जोन बन जाता है तो वहां वो हवाएं गर्म हो जाती हैं। जब वो हवाएं गर्म हो जाती हैं तो एक छतरी या उसको एक कैप कहिए पूरे हमारे वातावरण पे बना लेती हैं, वो चाहे एनसीआर हो पूरी पृथ्वी के ऊपर। उससे होता क्या है कि जो प्रदूषण इकट्ठा हो रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, और वो सीधा नीचे रुका रहता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके साथ जो आपने बताया कि सरकारें सब करती हैं, पैसा खर्च करती हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से अपने घर से इस बात की शुरू करनी होगी। हमें नई कल्चर डेवलप करना होगा, नई संस्कृति बनानी होगी। बच्चों को ये कहना होगा कि अगर हमें 4 गाड़ियां हैं
तो एक गाड़ी का यूज करो आप। हम देखते थे हमारे घर में कभी एक गाड़ी होती थी, आज हमारे 4 भाइयों के बीच में 12 गाड़ियां आए। तो ये स्थितियां हमने खुद खराब करी हैं। इसके बाद आप हमारा डेवलपमेंट कैसे बंद कर सकते हैं, आप मेट्रो कैसे बंद कर सकते हैं, आप हाईवेज कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन हमें जो इसको धूल के कणों को रोके उस पे एक ठोस कदम उठाने हैं। मैंने आपसे बताया कि एक तो मौसम तापमान गिरते हैं तो निश्चित रूप से मौसम का असर पड़ता है। इसके बाद फिर हमें एक कल्चर डेवलप करना है, संस्कृति डेवलप, जागरूकता लानी है, चाहे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हो, छोटे बच्चे हो, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज। जैसे आपको हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये हमारे गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अगर हम इस पर थोड़ा सोचें, हम व्हीकल कम करें और सावधानियां बरतें कि हमें पेड़ लगाना है, पेड़ गवर्नमेंट ने लगा दिया और हमें उसकी सुरक्षा करनी है, पानी देना है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस तरह अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, व्यक्तिगत रूप से समाज का हर व्यक्ति और समाज के प्रति ये सोचेंगे ये हमारी बहुत जरूरी है, जैसे हमें बच्चे पालना जरूरी है, वैसे पर्यावरण और जो धरती गर्म हो रही है, देखिए इससे एक असर नहीं है, आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा यूपी का ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पूरी दुनिया के पिघल रहे हैं, तो जो हमारी गंगा यमुना जिससे करीब हमारी 30 से 35% तक आबादी पानी लेती है, इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, खाद्यान्न मिलता है, ये सारी चीजें हमारी एक दिव्य स्वप्न हो जाएंगे, ये बरसाती नाला बन जाएंगी। ये स्थिति आ रही है, पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है, ये स्थिति बहुत भयावह है। लेकिन अभी कोरोना की आया था तो हमने कुछ महसूस किया, हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, हमें महसूस करना चाहिए। लेकिन हम अगर दोषारोपण सरकार के ऊपर करें, हम पराली दिवाली करें, है इसका भी कारण है। तभी तो कह रहे हैं हम किसानों को जागरूक करते हैं, बाकायदे गांव में जाके जागरूकता गोष्ठी करते हैं कि साफ पराली मत जलाइए, इस तरह से इसका आप करिए। लेकिन किसान के पास पैसा नहीं है तो किसान थोड़ा दिक्कत, उसको जलाने उसको अच्छा लगता है। हम कूड़ा जलाते हैं शहरों में, हमें अपशिष्ट को किसी तरह से अच्छी तरह से उसका हमें सब काम करना है, पेड़ लगाने हैं, हमें एक एक चीज बचानी है, हमें वातावरण का कैसे स्वच्छ कर पाए, कैसे आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध पानी दे पाए, खाद्यान्न दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। हमारा देश फिर भी अभी कॉप की भी मीटिंग थी जलवायु परिवर्तन की, उसमें कहा गया कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे देशों ने कहा है, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से काम करना है। जी त्रिपाठी जी। जी बस एक बिंदु कहूंगा, अभी हमारे डॉक्टर पांडे साहब ने जो बताया कि ये कैनोपी होती है एक हाइट तक होती है, और जितने ही छोटे शिशु बच्चे हैं क्योंकि छोटे होते हैं, धरती के पास होते हैं, वो एयर पोल्यूशन से उतने ज्यादा अफेक्टेड हैं। मुझे बस ये बिंदु कहना था। जी 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 बिल्कुल। हाँ, छोटे शिशु। जी अब देखिए मौसम में टेम्परेचर देखिए गिरेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ठंडी हवाएं आएंगी, हर साल आती हैं, हर साल मौसम ऐसा होता है। तो हमें इसके लिए तैयारियां ये करनी है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पूल में अपने ऑफिस जाना है, अगर एक जगह से 5 लोग जा रहे हैं एक ऑफिस तो हमें एक गाड़ी से जाएं, यही साइकिल से चलना होगा। तो बिल्कुल मुझे तो लगभग 10 से 11 महीने हो गए। मैं तो एस एन पांडे जी मैं आपको बताऊं, मैं 10 से 11 महीने हो गए, मैं इन 10-11 महीनों में मुश्किल से 1 महीने अपने दफ्तर गाड़ी से आया होऊंगा, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग कर रहा हूँ। बड़े बड़े संस्थान देखिए साइकिल, उन्होंने गाड़ियों पे बिल्कुल बैन लगा दिया है, आईटी में देखिए साइकिल से जाते हैं लोग। तो ये सब चीजें हमें व्यक्तिगत रूप से करनी पड़ेंगी, तभी आगे आने वाली इन विकराल समस्याओं से हम लोग एकजुट होकर ही काम कर सकते हैं। सरकार पे दोषारोपण करना ठीक नहीं है, किसी एक संस्था के ऊपर दोषारोपण करना ठीक नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब हम इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण और ये कम होगा। और बताएं आपको, अब आगे आने वाले दिन जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आगे बढ़ेंगी, देखिए कोई न कोई सिस्टम बन जाते हैं। अभी देखिए नया निम्न दबाव का क्षेत्र एक फिर बंगाली खाड़ी में बन रहा है, तो जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तो पूरा मॉइस्चर फीड हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा, तो और प्रदूषण बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी, धीमे धीमे आएंगी और उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन
इंडिविजुअल रूप से हमें काम करें, हम पेड़ पौधे लगाएं, हम मास्क लेके निकलें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करें, अपने लिए हम करें या ना करें। बिल्कुल। और मौसम जब बदले तो निश्चित रूप से मौसम बदलेगा, तापमान गिरेंगे तो ये दिक्कतें आती हैं। और देखिए इस समय एक बताऊं आपको, अगर लगातार धुंध ऐसे बनी रहती है, आज की तारीख में जो फसलें हैं उनके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है रात में ओस पड़ने की, रात में खेतों में नमी हो और दिन में तेज धूप निकले, तभी जर्मिनेशन अच्छा होगा, हमारी उपज बढ़िया होगी, ग्रोथ बढ़िया होगी। तो ये हमारे खाद्यान्न उत्पादन, जो खाद्यान्न बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति की जरूरत है, उसके लिए हमें ये भी जरूरत है। लेकिन क्योंकि धुंध है और सूर्य की रोशनी मध्यम हो जाती है तो हमारे प्रकाश संश्लेषण दिन में नहीं हो पाता है, जो बहुत जरूरी है हमारी हर फसल के ग्रोथ के लिए। एक चीज एसएन पांडे जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, ये जो किसानों को, जैसे मैं कह रहा हूँ मौसम विभाग के लोग, या मैं आप जिस यूनिवर्सिटी से सीएसए की मैं बात कर लूँ, वहाँ से लोग आते हैं, बाकायदा किसानों को ब्रीफिंग दी जाती है, उनको बुला के एक सेमिनार कराया जाता है, वहाँ ये कहा जाता है कि भाई पराली जलाने के नुकसान क्या क्या है, ये बाकायदा समझाया जाता है, नुकसान बताते हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूँ 100 किसानों को बुलाया जाता है, उसमें से 10 समझते हैं और 80 कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ा है, क्योंकि लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा। बस बात यह है कि हमें एक कल्चर डेवलप करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि हमें पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी गर्म अगर होगी तो हमें सारी दिक्कतें आएगी। सबसे ज्यादा देखिए 3 चीजें दिक्कतें आनी है। मानव स्वास्थ्य नंबर 1, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो 2.5 का कण होता है वो फेफड़ों के जरिए ब्लड में जाता है, और जब ब्लड में जाएगा तो हमारे हर ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा। वो सबसे बड़ी एक मोटी सी बात ये है। और ये 2.5 का जो धूल का सबसे छोटा कण होता है, ये फेफड़ों में चला जाता है सांस लेने से, और ये पूरे ब्लड में हमारे और जो यूपी में जो दिक्कत है वो AQI तो बहुत कम जगह बढ़ा हुआ है। ये जो PM 2.5 है ये ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें हर शहरों में, जो महानगरों में तो मेट्रो का काम चल रहा है या विकास कार्य चल रहे हैं, और लोग जो अपना निर्माण करा रहे हैं वो बिल्कुल NGT के मानकों के खिलाफ होता है। अगर दिन में निर्माण हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैंने कानपुर देहात में लगाया है सर, अपने घर में, मेरा देहात में घर है, वहां पे 140 170 तक रिकॉर्ड किया मैंने कानपुर देहात में। 170 एक दिन था पोल्यूशन वहां। वही बात है ना कि जब मॉइस्चर टेम्परेचर गिरा, वो ऊपर इन्वर्जन जोन बन गया, ये भी कारण है। इसमें मौसम भी प्रभावित करता है, प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन जो हमने नीचे एयर कंडीशन बंद नहीं कर रहे हैं, आप घर में जाइए, लोगों के 10 लाइट जलती मिलेगी, 1 लाइट से काम चलाइए आप। हमें सारी लाइट बंद करनी है, हमें 1 लाइट में काम चलाना है। आप देखिए हम लोग जो पर्यावरण पे कार्यक्रम करते हैं उसमें एयर कंडीशन नहीं चलाते हैं, तभी जो आएगा उसको, जब हम एयर कंडीशन में देके उसको भाषण दे रहे हैं तो क्या मानेगा वो? हाँ, जैसे कई बार होता है प्लास्टिक यूज पर हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक को यूज मत करो, और प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे होते हैं, वाली स्थिति होती है ना। आपको पता है कि अगर प्लास्टिक की बोतल गाड़ी में 3 दिन पड़ी रहती है तो उसमें अगर वो बच्चों को पिलाई जाती है, बाद में 3 दिन लोग पड़ी रहती है, धूप में गाड़ी खड़ी है और बाद में बच्चों को पिला देते हैं, बहुत हार्मफुल है उसके स्वास्थ्य के लिए। ये डॉक्टर त्रिपाठी साहब जानते हैं। देखो मैं उन्हीं का उनका रुकी कर रहा हूँ। कभी भी डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, बोतल में आप लोहे की बोतल, जी 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 तो अब आप हमें जागरूक अभियान करिए। आप लोग जिस तरह से जागरूकता करते हैं, हमारी बात भी लोग सुनते होंगे, तो वो निश्चित काम करते हैं। एक जमाने में मौसम के संबंधित 10 फोन आते थे, आज सर 150 से 200 लोग किसान फोन करता है कि कैसा मौसम रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, किसान जागरूक हो रहा है। लेकिन देखिए हमें नीचे तक धरातल कोई चीज पहुंचाने में टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि जितनी जल्दी पहुंचा सके। मैं एसएन पांडे जी आपको रोकूंगा, वीरेंद्र त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। बस मैं डॉक्टर पांडे साहब तो मैं एक ही बिंदु कहूंगा, हम आउटडोर पॉल्यूशन की बात करते हैं विशाल जी, हम इंडोर पॉल्यूशन की बात नहीं करते। जैसा कभी बताया, जैसे कि मोमबत्ती, अगरबत्ती, कछुआ छाप, धुआं, ये इंडोर एयर पॉल्यूशन भी इक्वली डेंजरस है फॉर शिशु, बच्चे या जिसको एस्थमा वो है। तो विशाल जी, हमारे दर्शक ये समझ लें कि कछुआ छाप, अगरबत्ती, कॉयल जो भी आती हैं, अगरबत्तियां हर पूजा घर में मेरी वाइफ भी जलाती, मैं 10 बार मना करता हूं और खुद खांसती हैं। और अगरबत्तियां, अगर ये कछुआ छाप, ये तरह तरह की धूप बत्तियां, कृपा करके ये खुले में बरामदे में जलाएं, घर के कमरे में ना जलाएं तो बच्चों को और जो हमारे एस्थमा, COPD जो पहले से रोगी है उनको बाहर कर दें। और जैसा डॉक्टर पांडे साहब ने बताया, AC का वो हो गया, ओजोन
इफेक्ट हो रही है, खुद वही है। तो इस पे एक शेर सुना दूं अगर आप इजाजत दें विशाल बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सामयिक है कि हम ही मुजरिम, हम ही कातिल, और आज हम ही बिस्मिल ठहरे, वाह। ये जमाना कहीं आपने देखा ना होगा। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं ज्यादातर, और हम ही को वो करना पड़ेगा। इंडोर एयर पॉल्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है एज इंपॉर्टेंट इज द आउटडोर पॉल्यूशन। जी, ये बात और कहना बिल्कुल सर, मैं इससे एक बात और भी जोड़ूंगा। अभी सर्दियाँ आ रही है तो लोग घर में ही देखते हैं ना कि वो कोयला जला लिया और फिर उससे बाकायदा पन्नी जला के उसमें, और वो बंद कमरे में कई हादसे भी होते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते उस चीज़ को। लोग कहते हैं कोयले से कोई इफेक्ट नहीं है, हीटर मत जलाओ। तो लोगों की धारणा अलग अलग सोचे। वो खुद एक तो जो डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद जो गूगल डॉक्टर आ गया है आजकल, वो डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास जाना ही नहीं चाह रहा है। वो AQI कौन सी साइट पे देखना, क्या देखना, वो SN पांडे से कंसर्न कर ही नहीं रहा है। वो तो सीधे अपने गूगल पे डाल रहा है। अब गूगल ने विशाल उसकी- जी, मैं बताऊं जी विशाल जी, जी जो कोयले वाला तो मोनोऑक्साइड है, किलर जी। बंद कमरे में अंगीठी जला दी तो किलर। अब हीटर कैसे कॉइल वाला नुकसानदायक है, ये ऑक्सीजन को जला देता है। यानी रूम में जो ऑक्सीजन है, बिजली का हीटर जो है लाल लाल, ये ऑक्सीजन को जला देता है। और अगर कहीं आप कोई इस तरह का, आजकल स्टीम वाले आ गए विशाल जी, मैं छोटे शिशुओं के लिए कहता हूं, हाइपोथर्मिया बचाने के लिए मैं कहता हूं जी। एक तो ये लाल वाले क्या देसी हीटर में यूज करें, स्टीम वाले यूज करें, लेकिन एक तसले में पानी भर के रख दें, ड्राई एयर। और दूसरी आंख की बात, मैं आपको एयर पोल्यूशन जो है, इससे आंखें खराब हो रही हैं, बच्चों की ड्राई आंखें हो रही हैं, टेढ़ापन आ रहा, आंखें सूख रही हैं मोबाइल के साथ साथ। और आप ये देखिए, आंखों में नहीं, जलन हो रही है। इसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं विशाल जी। हमारे दर्शक समझ लें, बीच बीच में आंखों ठंडे पानी से धोते रहें और आंखें झपकाते रहें, खासकर बच्चों और बड़ों में ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, जल्दी मैं फाइनल कमेंट लूंगा SN पांडे से। SN पांडे जी। जी, तो सबसे बड़ी बात देखिए मौसम का भी है, और अभी आगे आने वाला मौसम इसी तरह रहेगा। देखिए, दिन में गर्म पड़ेगी और रात ठंडी होगी, और फिर सर्दी जब आएगी तो बिल्कुल दिसंबर में तेजी सर्दी आएगी। हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम उसको सेट हो जाए, क्योंकि यही हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने आपसे बताया जो क्लाइमेट चेंज का असर है, सबसे ज्यादा ह्यूमन हेल्थ, नंबर 2 हमारे लिए जो खाद्यान्न उत्पादन है, सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। इसके बाद हमारे प्रदूषण भी वाली बात है। तो ये सारी चीजें आने वाले वर्षों में बढ़ेंगी अगर हम इस पे आज जागरूक नहीं होंगे। आप ऐसे प्रतिष्ठित चैनल हैं जो कम से कम जनता को जागरूक तो करते हैं, जनता सुनती होगी कि भाई ठीक हमें ये करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें जागरूकता अभियान बड़े बड़े चलाने पड़ेंगे और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ आप सोशल मीडिया पे नहीं पर्यावरण की बात करें, थोड़ा धरातल पर भी आइए। अगर एक पेड़ लगाए तो एक पेड़ को जरा उसको सुरक्षित भी रखें कि वो पेड़ आगे के लिए हमारी पीढ़ी को भी सुरक्षित रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे वायु प्रदूषण की मार। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जो गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाएगा और हमारी जो सांसों में जहर है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।